पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंचन सेट के बाहर जो सिटी थी वहाँ पर अचानक से ही बहुत सारे मॉन्स्टर का हमला शुरू हो चुका था। वो मॉन्स्टर समुद्र से बाहर निकलकर लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से किंचन सेट से एक टीम बनाई गई थी जो टीम मॉन्स्टर का खात्मा करेगी। उस टीम के अंदर शनलॉ भी शामिल था। सभी ने मिलकर वहाँ पर मॉन्स्टर के साथ फाइट शुरू कर दी थी। इस फाइट में उनकी जीत तो होती है, लेकिन शनलॉ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से शनलॉ को हो क्या गया। शनलॉ की खबर मिलते ही जेनरेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं वो ठीक होगा या नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सिटी में जाएगा। शनलॉ से मिलेगा तो नहीं, लेकिन बस जांच करने की कोशिश करेगा कि असल में उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जेनरेन और सिस्टर ज़ाओ दोनों शेनमू पीक को छोड़कर सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर कल रात मॉन्स्टर का हमला हुआ था। रास्ते में सिस्टर ज़ाओ जो होती है वो जेनरेन से कहती है कि देखो झूठ मत कहना, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसी चीज की जानकारी निकालने के लिए आए हो ताकि पता चल सके कि शनलॉ के साथ क्या हुआ है। क्यों? जेनरेन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सच कह रही हो, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मेरे साथ आने का क्या मतलब था। तुम तो बिल्कुल जिद पे अड़ गई थी कि तुम्हें यहाँ पर आना ही आना है, तो अब तुम अपनी वजह बताओ। सिस्टर ज़ाओ कहती कि मेरी वजह यहाँ पर एक छोटी सी है। तुम्हें तो वो बंदा पता ही होगा जिसने थंडर सोल वुड को चुराना था और उसके आरोप में उसकी जान चली गई। तो मैंने सुना है कि ना इस सिटी के अंदर एक ऑक्शन हाउस है। ऑक्शन हाउस का जो मालिक है वो उसी बंदे का पोता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ऑक्शन हाउस में जाऊँ, क्या पता हमें उस मालिक से बात करने के बाद कुछ पता चल जाए कि थंडर सोल वुड का मास्टर ज़ेन के हेवन में ना जाने से क्या कनेक्शन है। तो वही की जानकारी निकालने के लिए मैं यहाँ से ऑक्शन हाउस में जाना चाहती हूँ। सिस्टर ज़ाओ ये सारी बात बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर जेनरेन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है और पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने समुद्र के अंदर ही अटैक कर दिया था, जहाँ पर से वो मॉन्स्टर वगैरह निकले थे। जेनरेन का जो अटैक था वो समुद्र के अंदर जाते हुए सीधा उसी जो मॉन्स्टर का किंग था उसके सर के ऊपर जाकर लग जाता है, जिसका सर कटा हुआ था, लेकिन उसके सर के ऊपर एक अजीब सा होल बना हुआ था और उस होल के अंदर से किसी तरह की पावर बाहर निकल रही थी। जेनरेन ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हमें बताया तो नहीं जाता कि इस पावर को देखकर जेनरेन को क्या समझ में आया, लेकिन उसे कुछ न कुछ तो समझ आया था कि आखिर शनलॉ के साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो सिस्टर ज़ाओ को कुछ बताता नहीं, उससे कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें ऑक्शन हाउस चलना है ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। इसके बाद वो दोनों सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑक्शन हाउस मौजूद है, लेकिन सिटी के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है। सिटी के अंदर जिसको भी जाना होता है वो सबसे पहले एक इन्विटेशन कार्ड दिखाता है सिपाहियों को, उसके बाद ही से अंदर जाने दिया जाता है। कोई भी जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकता। जिसके पास भी इन्विटेशन कार्ड होता है उसकी सिपाही अच्छे से जांच करते हैं। इस चीज को देखकर जेनरेन और सिस्टर ज़ाओ दोनों परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो कोई भी इन्विटेशन कार्ड नहीं है, तो अब हम यहाँ से ऑक्शन हाउस के अंदर कैसे ही जाएंगे। जेनरेन कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया, चलो हम अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, एक साथ सबको काटते हुए अंदर घुस जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो, मेरा कैसा लगा ये प्लान? सिस्टर ज़ाओ तो उसकी बात सुनकर हैरान ही रह जाती है कि बाप रे ये पागल एरिया थोड़ी ना चलेगा, ये छोटा मोटा सेक्ट थोड़ी, हमें कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा। तो वो दोनों यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अंदर कैसे जाया जा सकता है। क्या नकली यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता? लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि नकली इन्विटेशन कार्ड भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर इन्विटेशन कार्ड के अंदर जो बंदा अंदर आने वाला रहता है उसके 10 फिंगरप्रिंट लगे होते हैं। सिपाही फिंगरप्रिंट मैच करते हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देते हैं। तो नकली इन्विटेशन कार्ड बनाने के बाद भी वो फिंगरप्रिंट के टाइम पे फंस जाएंगे। वो दोनों परेशान थे कि लगता है अब यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा, हमारे पास अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। जेनरेन कहता है चलो जो होगा देखा जाएगा, चलो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़े होते हैं और डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं, देखते हैं कौन क्या ही उखाड़ सकता है। तभी वहाँ से कुछ इमॉर्टल वगैरह गुजर रहे थे जो कि सिटी के ही सेट के मेंबर है। वो लोग भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से सवार होकर आए थे। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिस्टर ज़ाओ और जेनरेन भी अपनी स्वॉर्ड पे सवार होकर डायरेक्ट सिटी के अंदर घुस जाते हैं। सिपाही को थोड़ा बहुत शक भी होता है कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है कि घुसपैठिया अंदर घुसा है, लेकिन बाकी सिपाही कहते हैं कि नहीं नहीं जरा ध्यान से देखो, हमारे ही सेट के डिसाइपल वगैरह फ्लाइंग स्वॉर्ड से होते हुए आ रहे हैं। तो सिपाही लोग इस चीज पे उतना ध्यान भी नहीं देते और बड़ी आसानी के साथ जेनरेन और सिस्टर ज़ाओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होकर सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। किस्मत यहाँ पर उनका साथ दे दी थी। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए उस ऑक्शन हाउस के पास आकर पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ा ऑक्शन हाउस होता है और इसी का मालिक है उस थंडर सोल वुड को चुराने के आरोप में मर गया था। उन दोनों को यहाँ पर उसी मालिक से बात करनी थी, लेकिन वो दोनों ऑक्शन हाउस के अंदर घुसे ही क्या थे कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो कि ऑक्शन हाउस को कराता है। वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि मेहमान अगर आपके पास इन्विटेशन कार्ड है ना ऑक्शन हाउस के अंदर आने का तो वो दिखा दीजिए, उसके बाद मैं आपको अंदर आने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जिनके पास कार्ड होता है वही अंदर आ सकते हैं। जेनरेन और सिस्टर ज़ाओ फिर से परेशान कि यार सिटी के अंदर घुसने के लिए भी कार्ड लगता है और ऑक्शन हाउस के अंदर भी घुसने के लिए कार्ड लगता है, दोनों कार्ड हमारे पास नहीं है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा प्लान तो पूरा चौपट हो गया। जेनरेन के पास एक सोने से बना हुआ जेड था, तो वो जेड निकाल कर उस एल्डर को दे रहा होता है कि आप इसको रख लो। वो एल्डर कहता है कि ये जेड बहुत ही ज्यादा
कीमती है और काफी अच्छा भी है। इसको मैं ले तो सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। माफ करना, आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा। कार्ड नहीं है तो आप दोनों यहाँ से देखकर दोनों फिर से परेशान हो जाते कि अब करे तो करे क्या। सिस्टर जाओ के पास भी कुछ ऐसा नहीं था जिसे देखकर वो अंदर जा सकती है। तब जनरन अपने पास से एक हेवनली पिल को बाहर निकालता है जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की पिल होती है। उसको देखकर तो एडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि हेवन लेवल की पिल यहाँ पर कैसे आई। वो फट से जनरन से वो पिल लेता है और डब्बे में भरकर डाल देता है और जनरन सिस्टर जाओ से कहते हैं कि आइए आइए, आपका वेलकम है, आप बिल्कुल अंदर आ सकते हैं। थोड़ी सी हाई लेवल की पिल क्या इसके हाथ में पड़ी, इसने तो फट से अपने रंग ही बदल दिए। वो उनको रिस्पेक्ट देकर अंदर बुलाने लग गया था। सिस्टर जाओ एकदम हैरान कि ये हेवन लेवल की पिल जनरन के पास कैसे आए। इसने शेनमू पीक के अंदर से तो इसको नहीं लिया क्योंकि शेनमू पीक के अंदर भी ऐसी पिल नहीं थी। यहाँ से बहुत दूर एक स्पिरिचुअल माउंटेन है, वहाँ के हब से ये हेवन लेवल की पिल बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब जनरन ने खुद ये पिल बनाया, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। वो यही बात को सोचते सोचते ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुकी थी जहाँ जितने भी लोग ऑक्शन खेलने के लिए आए हुए थे सभी को एक एक अलग अलग कमरा दिया जाता है। वहीं पर बैठ कर उन लोगों को बोली लगानी है जो भी सामान बिकने के लिए यहाँ पर आएगा। सिस्टर जाओ यहाँ पर जनरन से कहती है कि हमें यहाँ पर ना कुछ गलत कदम नहीं उठाना है। हम यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस का जो मालिक है ना उसको वार्न नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर उससे क्या पूछने के लिए, वरना हो सकता है कि वो यहाँ से पहले तो हमें सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है ताकि हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाए जिससे हम पता कर पाएंगे कि मास्टर ज़ेन हेवन में क्यों नहीं जा पाए थे। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी को हमारे पर शक न हो कि हम किस प्लान से यहाँ पर आए हैं। इसके बाद जैसे ही ऑक्शन शुरू होता है वहाँ पर किसी तरह के हब को लाया गया था। वो हब का रिफ्लेक्शन जितने भी यहाँ पर ऑक्शन खेलने के लिए लोग आए थे सबके कमरे में दिखाई दे रहा होता है। वैसे ही जाओ और ज़ेन के कमरे में भी वो दिखाई दे रहा था। उसकी कीमत होती है 100 स्पिरिचुअल। ज़ेन कहता है तो बड़ी यूजलेस चीज है, ये तो एकदम मामूली सा काम है, इसके लिए लोग इतने पैसे क्यों देंगे। सिस्टर जाओ भी हैरान थी कि ऐसे तो हम कहीं पर भी जाकर आसानी से तोड़ लेंगे, ये इतने खास भी नहीं है और इसकी कीमत तो देखो 100 स्पिरिचुअल स्टोन। इन्हें रिफाइंड करना भी 2-4-5 मिनट का ही काम है। ज़ेन कहता है कि मेरे ख्याल से ना ये सारी चीजें ऐसे लोग लेते होंगे जो लोग कल्टीवेटर नहीं है। जैसे कुछ अमीर लोग रहते हैं ना लेकिन वो लोग कल्टीवेशन नहीं करते तो वो अपनी शान बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजों को महंगे दाम में खरीद लेते होंगे। हमारे लिए तो ये बिल्कुल यूजलेस चीज है लेकिन उनके लिए ये अच्छी शान वाली चीज होती होगी। इसके बाद वहाँ पर हार्ट रिफाइनिंग पिल को लाया जाता है। ये हार्ट रिफाइनिंग पिल बहुत ज्यादा कमाल की चीज होती है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी स्टोन थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्क आता है जो कि गोंगचेन टेम्पल का मॉन्क था। वो यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लोग जो ऑक्शन खेलने के लिए आए हुए थे उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि देखिए मैं एक मॉन्क हूँ और लोगों का इलाज वगैरह भी करता हूँ। ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ जिनके ऊपर डीमन वगैरह ने कब्जा कर लिया हो। डीमन के ऊपर से कब्जा हटाने के लिए ये हार्ट रिफाइनिंग पिल जो है ना उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर बोली ना लगाएं ताकि मैं इसे आसानी से खरीद सकूं। मैं इसका इस्तेमाल खुद पे तो नहीं करूंगा लेकिन लोगों की भलाई के लिए ही करने वाला हूं। तो अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है तो आप इस पे बोली नहीं लगाएंगे जिस वजह से मैं इसे खरीद पाऊंगा। इस वजह से सारे के सारे लोग जो थे वो लोग धीरे धीरे करते हुए अपने आप को इस हार्ट रिफाइनिंग पिल से हटाने लगते। सभी कहते थे कि नहीं हम बोली नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर अच्छे काम के लिए ये पिल चाहते हैं तो उन्हें ये पिल मिल जानी चाहिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से मॉन्क तो खुश हो रहा था लेकिन तभी एक कमरे से आवाज आती है कि नहीं मैं तो इस पे बोली लगाऊंगा। ऑक्शन जो होता है वो रूल के हिसाब से होता है, किसी की मेहरबानी के हिसाब से नहीं। मुझे वो हार्ट रिफाइनिंग पिल पसंद आया तो मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। वो बंदा ज़ेनवू पीक का कहता है कि मैं किसी को भी ये हार्ट रिफाइनिंग पिल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इस पे नजर आ गई है तो ये चीज मैं ही लेकर रहूंगा। सारे लोग कहते हैं कि इसका ज़ेनवू पीक तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आखिर ये कैसे गोंगचेन टेम्पल के साथ झगड़ा करते हुए उनसे ये हार्ट रिफाइनिंग पिल लेना चाहता है जबकि सारे लोगों ने गिव अप कर दिया कि वो मॉन्क को ही ये पिल देंगे। लेकिन ये बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। वेल्डर कह रहा था कि मुझे यहाँ पर मेरे यंग मास्टर ने भेजा है, उनको ये पिल चाहिए तो मैं कैसे भी करके ये पिल लेकर रहूंगा। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर कीमत दूंगा और कीमत देकर मुझे ये पिल चाहिए। ऑक्शन कराने वाला एडो जो था वो भी वहाँ पर ज़ेनवू सेट के एल्डर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप पीछे हट जाओ, ये मॉन्क बहुत दूर से है और इनको अच्छे काम के लिए ही चाहिए ये पिल तो मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ, तो आप इस पे बोली नहीं लगा सकते। लेकिन वो एल्डर तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तू यहाँ पर ऑक्शन कराने के लिए बैठा है कि चैरिटी करने के लिए बैठा हुआ है। तुझे ऑक्शन कराना है तो इज्जत से ऑक्शन करा, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे ये पिल चाहिए। ये सुनकर तो ऑक्शन कराने वाला एल्डर भी गुस्सा हो गया था कि इसको बात करने की तमीज नहीं है, आखिर कैसे बात करता है ये। तो वही कमरे के अंदर जब ज़ेन ने हार्ट रिफाइनिंग पिल का नाम सुना था तो उसे एक चीज याद आती है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से ना मास्टर ज़ेन जब हेवन में जा रहे थे तो तुम्हें पता है वहाँ पर एक बहुत ही हाई लेवल का फॉर्मेशन बना था, वही फॉर्मेशन उन्हें वहाँ से हेवन में भेजता। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि वो फॉर्मेशन को बनाने में बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, उनमें से एक मटेरियल ये भी है कि उसमें लेकिन उसमें थंडर सोल वुड नहीं लगता। इसी तरह के हार्ट रिफाइनिंग पिल हो गए और ऐसे ही मटेरियल लगते हैं, इनकी मदद से ही वो फॉर्मेशन बनाया जाता है। वो फॉर्मेशन भी मास्टर ज़ेन अकेले नहीं
बना सकते थे, उसमें पूरी सेट की जरूरत पड़ती है, पूरा सेट मिलता है तो वहाँ पर वो फॉर्मेशन रेडी होता है। मेरा ख्याल ये जा रहा है कि किंशन सेट का ऐसा कोई बंदा होगा या कोई एल्डर होगा जिसने फॉर्मेशन बनाने के टाइम कुछ न कुछ मटेरियल उसमें से कम कर दिए ताकि वो फॉर्मेशन ना पूरी तरह से रेडी ना हो। वो फॉर्मेशन जब पूरा रेडी नहीं होगा तो 100% बात तय है कि जब मास्टर ज़ेन हेवन में जाने की कोशिश करेगा तो वो उसको हेवन में नहीं भेजेगी, बल्कि फॉर्मेशन खराब होने की वजह से वो उसकी जान तक ले सकती है। ये सुनकर सिस्टर जाओ भी हैरान रह जाती है कि ऐसा कौन हो सकता है किंशन सेट के अंदर जो मास्टर ज़ेन का इतना बड़ा दुश्मन है। मास्टर ज़ेन ने 3000 साल तक की मेहनत की थी हेवन में जाने के लिए और उनकी मेहनत को ऐसे ही बर्बाद किसने कर दिया होगा। एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए जिसने फॉर्मेशन में कुछ छेड़खानी की थी तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, ये तो तुम बात कह रहे हो ना कि फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ होगी, उस चीज पे मुझे डाउट पहले भी लगा था, क्योंकि जब मास्टर ज़ेन हेवन में जाने वाले थे और उनका फॉर्मेशन खत्म हुआ था तो मैं सबसे पहले वहाँ पर गई थी ये देखने की वो उस हेवन में सही से पहुँचे भी या फिर नहीं। वहाँ पर से हर एक चीज को खत्म कर दिया गया था, कोई नामो निशान नहीं था कि यहाँ पर फॉर्मेशन बना भी है या फिर नहीं है। मानो कि कोई ऐसी चीज वहाँ पर थी जिसको फट से छुपा दिया गया और ऐसे ही उसको मिटाया गया ताकि किसी को पता ही न चल सके। मुझे वहाँ पर कोई सबूत ही नहीं मिला। उसी टाइम मुझे शक हुआ था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको छुपाया गया ताकि दुनिया की नजरों में ये बात न आए। तो तुम्हारा शक भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि कोई न कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि मास्टर ज़ेन हेवन में जाए, हमें उस इंसान का पता लगाना है। ज़ेन कहता है कि ठीक है, तो हमें यहाँ पर ना अब और ज्यादा रुकने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थंडर सोल वुड से वो फॉर्मेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कभी कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम है, उसको करके जाता हूँ। इसके बाद ज़ेन वहाँ पर अपने पास उसके एक हाई लेवल का डिवाइन ग्रास था, वो कीमत लगा देता है और सभी से कहता है कि मैं इस हार्ट रिफाइनिंग पिल के बदले ये डिवाइन ग्रास देना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि डिवाइन ग्रास की जो पावर है वो हार्ट रिफाइनिंग पिल से भी ज्यादा है। सब लोग अपने कदम पीछे रख लेते हैं, क्योंकि किसी के पास डिवाइन ग्रास से बढ़कर कोई चीज थी ही नहीं जिसके बदले वो हार्ट रिफाइनिंग पिल को ले पाएंगे। ज़ेन वू सेट का जो एल्डर था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ज़ेन ने ये ठीक नहीं किया। उसने मुझसे हार्ट रिफाइनिंग पिल तो ऑक्शन में खरीद लिया, लेकिन ऑक्शन के बाहर मैं उसकी जान देकर से वो हार्ट रिफाइनिंग पिल ले लूंगा। इसके बाद ज़ेन बड़ी आसानी के साथ वो हार्ट रिफाइनिंग पिल को खरीद लेता है। ऑक्शन कराने वाला एल्डर उसको लाकर वो पिल का बॉक्स दे देता है, जिसे लेकर ज़ेन और सिस्टर ज़ा दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनको अब बस वो पता करना था कि आखिर किसने कीशा सेट के पीक मास्टर ने यहाँ पर गड़बड़ी की फॉर्मेशन बनाते टाइम, जिसकी वजह से मास्टर ज़ेन हेवन में नहीं जा पाए। एक हिसाब से ज़ेन करीब पहुँचते जा रहा था उस चीज के, ताकि उसको पता चल सके कि पिछली लाइफ वाले मास्टर ज़ेन को मारने के पीछे किसका हाथ था। उसकी 3000 साल की मेहनत बर्बाद हुई है, वो उस इंसान को तो नहीं छोड़ेगा जिसने भी उसको मारने की प्लानिंग की थी। अब ज़ेन और सिस्टर ज़ा जैसे ही ऑक्शन हाउस के बाहर आए थे, वहाँ पर वो एल्डर अपने सारे लेता है ताकि उनको मार कर उनसे वो हार्ट रिफाइनिंग पिल को छीन सके। सिस्टर ज़ा वहाँ पर कहती है कि अगर यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान मरना नहीं चाहता है तो अपने कदम पीछे कर लो, वरना यहाँ पर एक एक की लाशें बिछा दी जाएगी। ये सुनकर थोड़े लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन वो एल्डर कहता है कि बच्ची ज्यादा हवा में उछल रही हो क्या? देखो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, इज्जत से वो हार्ट रिफाइनिंग पिल हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम दोनों को मरना होगा। इसके बाद वो अपने सारे सिपाहियों से कह देता है कि सिपाहियों, तलवार तैयार रखो, हम सब मिलकर इन दोनों को यहाँ पर काट डालेंगे। वो एल्डर भी पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी मियान के अंदर से तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टर ज़ा को तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिंदास एकदम शांति के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी और शांति से खड़े होकर वो अपने मास्टर ज़ेन की जो स्वॉर्ड थी उसको बाहर निकाल ली थी। उसकी मदद से उसने बिजली की रफ्तार के साथ एक एक करते हुए जितने भी सिपाही थे एल्डर के, सभी को कुछ मिली सेकंड घाट उतार दिया था। सबके सब कुछ मिली सेकंड के अंदर ही मर चुके थे। जब यहाँ पर सारे सिपाही मर जाते, सब कुछ खेल खत्म हो गया था, तब जाकर वो एल्डर अपनी मियां से तलवार बाहर निकालता है। उसको इतना टाइम लग गया था जब तक कि सबका सब खेल ही खत्म हो गया। वो हैरान रह जाता है कि अरे क्या हुआ, मेरे सिपाही कैसे मर गए इतनी जल्दी? ये फ्लैश की बहन है क्या? इसको क्या हो गया? ये इतनी फास्ट तलवार कैसे चला सकती है? उसकी फटकर हाथ में आ गई थी, तो वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि भाई गलत इंसान से पाला पड़ गया। सिस्टर ज़ा जो होती है वो ज़ेन से कहती है कि ज़ेन, क्या तुम यहाँ पर इसको मारना चाहोगे? सिपाहियों को तो मैंने मार दिया, एल्डर को जरा तुम तो मारो। ज़ेन कहता है कि अरे मैंने बहुत दिनों से किसी की जान नहीं ली, तो थोड़ा मन नहीं कर रहा है किसी को मारने का, अस्कत लग रही है मुझे। सिस्टर ज़ा कहती है कि अच्छा, इतने दिन से किसी की जान नहीं ली, उस टाइम किसने मारा था? जब वो पीक मास्टर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तो तुमने एक ही स्लैश के अंदर उस पीक मास्टर की जान ले ली थी। ज़ेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें याद है? मुझे लगा था तुम भूल गई होगी। चलो जाओ, तुम इसको मार दो, बाद में कोई अच्छा और ताकतवर दुश्मन आएगा तब मुझे बताना, उसको मैं मारूंगा। ये तो बच्चे लोग हैं, इनके साथ फाइट करके। सिस्टर ज़ा कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के बाद वो जैसे अपनी स्वॉर्ड को चलाती है कि जो एल्डर उड़कर जा रहा था वो हवा में ही चीथड़े बनकर
खत्म हो जाता है। ज़ेनिन एकदम हैरान रह गया था। वो कहता है अपने मन के अंदर कि यार जब मैं अपने पिछले लाइफ के अंदर ये वाली स्वॉर्ड चलाता था तो उस टाइम ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब देखो तो इसको सिस्टर ज़ाओ के हाथ में जाते साथ ये इतनी ज्यादा कमाल की हो गई। मुझसे धोखेबाजी करी थी कि ये स्वॉर्ड, या इस स्वॉर्ड को भी सिस्टर ज़ाओ पसंद आ गई। बड़ी कमाल की बात है। इसके बाद सिस्टर ज़ाओ अपनी स्वॉर्ड के अंदर से पावर निकालते हुए जितने भी लोग को यहाँ पर उसने मारा था सबकी लाश को जलाकर राख कर देती है, ताकि यहाँ पर नामो निशान खत्म हो जाए कि यहाँ पर किसी की जान गई थी। ज़ेनिन सोच रहा था कि अरे यार हाँ, मुझे अब याद आया कि इस वर्ल्ड में किसी को मारते हैं ना तो उनकी लाशें ठिकाने पे लगानी पड़ती है, वरना बुरा फंस जाते हैं। जैसे कि मैं पिछली बार फंसते बचा था, इसलिए जल्दी किसी को मारने का मन नहीं करता, मारो और उसकी लाश भी ठिकाने लगाओ। दूसरी तरफ हम उसी मॉन्क को देखते हैं जिसको ज़ेनिन ने लाकर वो हार्ट रिफाइनिंग पिल दे दिया था। ज़ेनिन ने वो पिल को सिर्फ मॉन्क के लिए ही खरीदा था। इस चीज से वो मॉन्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये कितना अच्छा बंदा था, इसने मुझे ये हार्ट रिफाइनिंग पिल लाकर दे दिया, मुझे कोई कीमत भी देनी नहीं पड़ी और इसने खुद के डिवाइन ग्रास को दांव पे लगाकर इसे खरीदा और लाकर मुझे ऐसे ही फ्री में दे दिया। बहुत अच्छा इंसान था ये। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों वापस से कभी मिलेंगे। वो दोनों यहाँ पर खुशी हो रहे थे कि तभी सेड का जो इस सिटी के अंदर मौजूद है उसका मिनिस्टर पहुँच जाता है। वो अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो यहाँ पर आकर कहता है मॉन्क से कि आपको पता है ज़ेन्बु पिक का एल्डर जितने भी साथियों के साथ यहाँ पर आया था ना, सबके सब यहाँ पर अचानक से ही गायब हो गए। जासूसों का कहना है कि उनकी जान चली गई और ऐसे मारा गया है कि उनका नामो निशान तक नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछने के लिए आया कि आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई उन लोगों को मार सकता है? मैंने लिस्ट निकाला चला कि एक लड़का और एक लड़की है जिन्होंने हैट पहना हुआ था। वो घुसपैठ की तरह से सिटी के अंदर घुसे थे और वो लोग यहाँ से जा भी चुके। तो अगर आपको वो दोनों दिखाई देते हैं ना तो उसके बारे में हमें बताना, हम लोग उसके पीछे पड़े हुए। मॉन्क यहाँ पर साफ साफ झूठ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर क्यों आएंगे? मेरा उनसे क्या लेना देना है? तुम मुझ पे शक कर रहे हो क्या? मॉन्क पे शक कर रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं कहता। ये सुनकर मिनिस्टर कहता है कि नहीं मॉन्क, आप तो गुस्सा हो गए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप झूठ कह रहे हो। अगर आपको वो दोनों बंदे कभी दिखाई देना, एक ने व्हाइट और एक ने लाल कपड़े पहने और बड़ी वाली सामुराई हैट पहनी है, तो उनकी जानकारी मुझे लाकर दे देना। हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मैटर बड़ा ना हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द इस मैटर को शांत भी करना है। इतना कहने के बाद मिनिस्टर वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद मॉन्क जो उनका एक छोटा सा डिसाइपल होता है उससे कह रहे होते हैं कि कभी भी भलाई के लिए झूठ बोलना पड़े ना तो थोड़ा बहुत झूठ चल भी जाता है। तो किसी के सामने मुंह मत आए थे और उन्होंने हमें हार्ट रिफाइनिंग पिल दी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ गए होगे। क्यों समझ गए ना? जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि जी मास्टर, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगा कि वो दोनों यहाँ पर आए थे। इसके बाद वो मॉन्क उस डिसाइपल को लेकर प्रैक्टिस करवाने के लिए अंदर टेंपल के चले जाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर